क्यों? नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश सत्ता के फाइनल में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मतदाता वोट करने के लिए तैयार हैं। 12 मौजूदा मंत्रियों समेत 355 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 3 नवंबर यानी मंगलवार को ईवीएम में कैद हो जाएगा। इन उपचुनाव में अधिकांश सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है और वो कुछ सीटों पर बसपा खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन इस उपचुनाव में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। कांग्रेस में को सत्ता में वापसी के लिए पूरी 28 सीट जीतनी है, तो बीजेपी को सत्ता बरकरार रखने के लिए महज 8, जिसके लिए बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान अपनी पार्टी के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यह उपचुनाव विवादित बयानों के लिए भी जाना जाएगा, लेकिन इन सब के बीच सत्ता के सिंहासन पर कौन रहेगा इसका फैसला तो जनता करने वाली है। आज हम सत्ता के फाइनल में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 10 नवंबर के बाद किसकी सरकार रहेगी, इसका फैसला 3 नवंबर को जनता ईवीएम में कैद कर देगी। मध्य प्रदेश विधानसभा की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए मंगलवार को वोट डाले जाएंगे। प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े उपचुनाव में 12 मंत्रियों सहित 355 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 2 दर्जन से अधिक सीटों पर हो रहे इन उपचुनाव में अधिकांश सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, लेकिन कुछ सीटों पर मायावती के नेतृत्व वाली बसपा और कुछ अन्य छोटे राजनीतिक दलों के साथ साथ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा विधानसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव हो रहे हैं। यही उपचुनाव तय करेंगे कि 10 नवंबर को इनके परिणाम आने के बाद कौन सी पार्टी प्रदेश में सत्ता में रहेगी। इन चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दोनों की साख दांव पर लगी है, लेकिन मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए क्या दावे कर रहे हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से यदि हम बात करें तो ये कोई उपचुनाव जैसा चुनाव नहीं है। ये अपने आप में सरकार बनाए और बचाए रखने का चुनाव है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से लगातार कार्य करती रही है, पिछले 6 महीने में हमने जो विकास कार्यों को आगे बढ़ाया और 15 साल का जो हमारा इतिहास रहा है, उसके माध्यम से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हम ये कहें 28 सीटें हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से अतिशयोक्ति राजनीतिक दृष्टि से हो सकती है, लेकिन जनता का जो भाव उमड़ के आ रहा है उसमें हमें कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि हो सकता है हम पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर, अपने ही रिकॉर्ड तोड़कर इस बार और अच्छी वोट और अच्छी सीटें लेकर आएँ। जनता इस धोखेबाजी, भ्रम, झूठ की राजनीति को 2018 में ही खारिज कर चुकी थी। लोकतंत्र की हत्या करने वाले, फिर से नोटों की दम पे सरकार बनाने वाले जनता के बीच में फिर से धोखे की राजनीति कर रहे हैं। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। 3 नवंबर वो दिन होगा जिस दिन प्रदेश की जनता फिर से कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चुनेगी और भाजपा को फिर से विपक्ष में बिठाया जाएगा। मध्य प्रदेश में इतना बड़ा उपचुनाव कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के कारण हो रहा है। उपचुनाव वाली 28 सीटों में से 25 सीटें कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे देकर बीजेपी में आने से खाली हुई है, जबकि 2 सीटें कांग्रेस के विधायकों के निधन से और 1 सीट बीजेपी विधायक के निधन से खाली हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। वर्तमान में बीजेपी के 107 तो कांग्रेस के पास 87 विधायक हैं। 4 निर्दलीय, 2 बसपा और 1 सपा से भी विधायक हैं। बाकी 29 सीटें रिक्त हैं, जिसमें से दमोह विधानसभा को छोड़कर 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव के बाद सदन में विधायकों की संख्या वर्तमान 201 से बढ़कर 229 हो जाएगी। बीजेपी को बहुमत के 115 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए मात्र 8 सीटों की जरूरत है, जबकि कांग्रेस को पूरी 28 सीटें जीतनी होगी, जो बड़ी चुनौती है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में प्रदेश की सत्तारूढ़ बीजेपी, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और बसपा के आला नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी के लिए पूरी ताकत झोंक दी। वहीं ये चुनाव विवादित बयानों के लिए भी याद किया जाएगा। प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में भाषा की मर्यादा को खूंटी पर टांगने में कोई भी राजनेता और दल ने हिचक नहीं दिखाई। यही कारण रहा कि चुनाव प्रचार में उन शब्दों का प्रयोग करने में भी कोई पीछे नहीं रहा जिसे आमतौर पर लोग उपयोग करने से भी कतराते हैं। बयानों के तीर कुछ इस तरह चले कि बात आइटम से शुरू हुई और कुत्ते पर जाकर खत्म हुई, लेकिन ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा कि जनता ने बयानों के आधार पर वोट किया है या फिर जमीनी मुद्दों को अहमियत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। भटनागर जी, 20 मार्च को जिस दिन कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था तो पहली लाइन थी उस इस्तीफे के मजमून की कि मेरा क्या कसूर। अब जबकि कुछ घंटे बाद मतदान शुरू हो जाएगा, उसके पहले वो एक और अपील करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेरी कौन सी गलती, क्या ये पाप है। 900 से ज़्यादा वचन पत्र में मुद्दे शामिल किए थे कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में। कहा भी था कि हमने 300 से ज़्यादा इस पे काम भी कर लिया है, लेकिन कुल जमा 8 पॉइंट पर वो बात करते हैं। वो बोल रहे हैं कि हमने पेंशन दुगनी कर दी, किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया, बिजली के बिल 100 रुपये कर दिए और जो कन्यादान की राशि थी उसको बढ़ाकर 51,000 कर दिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमने कई सारे काम किए हैं, माफिया के खिलाफ काम किए, मिलावट के खिलाफ काम किए। तो आपको नहीं लगता है कि कोई, अगर आपने 15 महीने में इतने काम किए और 300-400 वादे आप पूरे करने की बात कर रहे हैं, तो जिस यूथ जिसको इस चुनाव में निर्णायक माना जा रहा है वो कांग्रेस के कुछ कोर इशू से गायब है। कांग्रेस ने उसके बारे में कोई बात नहीं की है। भावनात्मक अपील एक तरह से की कि मेरा क्या कसूर है, तो बताना तो उनको चाहिए, क्योंकि जो लोग छोड़कर गए वो तो उन्हीं को कसूरवार ठहरा रहे हैं। या दिग्विजय सिंह को कि आपका ये कसूर था, आप कहते थे कि टाइम नहीं है, चलो चलो, आप काम नहीं करते थे। इसके बाद भी वो जनता से पूछ रहे हैं कि मेरा क्या कसूर। तो इसको किस नज़रिए से देखा जाए चुनाव के कुछ घंटे पहले मतदान के? देखिए मनोज, मैं एक पत्रकार हूँ, ये एक अलग बात है, लेकिन मैं जनता में भी शामिल हूँ। तो मुझे लगता है कि कसूर तो कमलनाथ का ही था। कमलनाथ के ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो सरकार को 5 साल चलाते, और उस सरकार को 5 साल चलाने के लिए उन्हें क्या क्या ज़रूरी राजनीतिक कदम उठाने थे वो उठाते। लेकिन वो अपने ही दल के जिसका चेहरे को आगे रख के कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, उसी को उन्होंने पीछे कर दिया। राजनीतिक अनुभव कमलनाथ का बहुत है, ऐसा हम मानते आए हैं, लेकिन जब वो मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक का उनका जो 2-2.5 साल का हमने समय देखा, तो लगा ऐसा कि ज़मीन पर कमलनाथ का अनुभव लगभग शून्य मानना चाहिए। खास करके राजनीतिक मध्य प्रदेश की ज़मीनी राजनीति पर कमलनाथ की पकड़ अभी भी नहीं है। अभी भी उन्हें दिग्विजय सिंह का सहारा लेना पड़ रहा है, या फिर मुझे लगता है कि कमलनाथ ने एक के बाद एक गलतियां की। जो वादे पूरे करने की वो बात कर रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा वादा था किसानों की कर्ज माफ़ी का। ये बात वो खुद भी स्वीकार कर रहे हैं कि सभी किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हुए, और वादा ये किया था कि हम 10 दिन में कर देंगे। वचन ये दिया था कि हम 10 दिन में कर देंगे, और जो कांग्रेस के उस समय तत्कालीन प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा था कि 10 दिन में यदि मुख्यमंत्री ने माफ़ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बिल्कुल। तो चलिए ठीक है, उसको जाने दीजिए, वो एक राजनीतिक जुमला था। लेकिन कर्ज माफ़ी की हकीकत जानने के लिए जब कमलनाथ ने इस चुनाव के अंदर एक पेन ड्राइव जारी की थी कि मैंने 26 लाख 26.5 लाख किसानों के कर्ज माफ़ कर दिए, तो हमने उसकी तहकीकात की, तो भी हमें समझ में आया कि किसानों में असंतोष है। दूसरी बात, उन्होंने कन्यादान योजना में 51,000 रुपये करने की बात की। कई क्षेत्रों में हम लोगों से मिले, अधिकतर जगह तो इन 1.5 साल में शादी समारोह हुए ही नहीं। जो कन्यादान के कार्यक्रम होते थे वो हुए नहीं। कुछ जगह हुए, कुछ जगह मिले, लेकिन अधिकांश जगह नहीं हुआ है। बेरोजगारी भत्ते की बात करें, उसका सवाल ही नहीं उठता। कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि बेरोजगारी भत्ते की मांग को, लेकिन वो ठीक है कि 5 साल सरकार चलती, 5 साल में वादे पूरे होते। बिल्कुल। किसान कर्ज माफ़ी पर 10 दिन की बात थी, वो 1.5 साल में उन्होंने जो भी कर्ज माफ़ किए, लेकिन 5 साल की सरकार थी। अब इस 5 साल की सरकार को चलाने का काम, चलाने की जिम्मेदारी, जवाबदारी कमलनाथ की थी। अगर वो नहीं चला पाए तो कसूर उनका है। बिल्कुल। अगर सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बाहर जाना पड़ा उन्हें, तो कसूर कमलनाथ का है। तो निश्चित तौर पे इसका जनता जवाब देगी। अब कमलनाथ की कितनी अपील जनता के बीच में है, पहले तो वो नहीं थे, लेकिन अब लगातार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, फिर अभी नेता प्रतिपक्ष, तो हमें लगता है कि जो कल उनके समर्थकों की मतदान जब होगा, मुख्यमंत्री भी कल जब मतदान होगा तो हमें पता चलेगा कि कमलनाथ की उसमें कितना दम है, उनकी अपील में। दिग्विजय सिंह ने भी आज एक ट्वीट करके बड़ा वो कहा है कि ये बिकाऊ टिकाऊ का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाना है। तो मेरा यही कि अब दिग्विजय सिंह
की भी जनता में कितनी अपील बाकी है कि दिग्विजय सिंह के कहे को जनता मानेगी, कमलनाथ के कहे को जनता मानेगी, शिवराज सिंह चौहान के कहे को जनता मानेगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहे को जनता मानेगी। तो ये जब हम कल देखेंगे, जब वोटर टर्नआउट होगा तो समझ में आएगा कुछ कि कल मध्य प्रदेश में 10 तारीख को क्या होने वाला क्या है। हुआ प्रभु जी, जनता में कितनी अपील है दिग्विजय सिंह की, ये तो जनता बताएगी, क्योंकि वो खुद भी कह चुके कि मेरा चेहरा देखकर वोट कट जाते हैं। लेकिन बीजेपी को घूम फिर कर दिग्विजय सिंह बार बार याद आते हैं। आज भी जब उन्होंने पीछे BD शर्मा ने बात की तो उन्होंने ये बाटला हाउस को याद किया, इतने साल पुराने से एनकाउंटर को याद किया, उन्होंने दिग्विजय सिंह को याद किया, उन्होंने आरिफ मसूद को याद किया, उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी कर रही है कांग्रेस। तो आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस में भले अपरिहार्य नहीं हो आज की तारीख में दिग्विजय सिंह, लेकिन बीजेपी के लिए वो मजबूरी है कि बार बार घूम फिर कर बीजेपी दिग्विजय सिंह पर आ जाती है। पिछली बार भी हमने देखा था कमलनाथ मैदान में थे, लेकिन निशाने पर सिंधिया होते थे या दिग्विजय सिंह, बंटाढार याद दिलाने की कोशिश होती थी। और अब फिर से वही दोहराया जा रहा है, जबकि 15 साल के शासन के बाद 15 महीने का कांग्रेस का शासन निकल गया, 7 महीने से शिवराज सिंह माफ कीजिए मुख्यमंत्री हैं। देखिए मनोज जी, जैसा भटनागर जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी जो हैं वो मध्य प्रदेश में 2-2.5 साल का उनका जो एक अरसा है, इसके पहले मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ का केवल नाम सुनती थी, दूर से कभी कभार देखती थी, उनको जानती नहीं थी। मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस के किसी बड़े नेता के तौर पर विपक्ष ने या जनता ने किसी को जाना है तो वह दिग्विजय सिंह जी 10 साल तक कांग्रेस का सरकार उन्होंने चलाई, उसके पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे वो, और लगातार जनता के बीच में उनका जुड़ाव रहा। यदि हम ये कहें कि 2018 में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो उसकी नींव रखने का काम भी दिग्विजय सिंह ने किया था, वो जो नर्मदा पथ यात्रा उन्होंने की थी, यात्रा उसके जरिए। तो एक तरीके से दिग्विजय सिंह वो चेहरा है, एक बहुआमी व्यक्तित्व के नेता है दिग्विजय सिंह। तो उनमें कमियां भी हैं, अच्छाइयां भी होंगी उनमें, जो कुछ कांग्रेस के पक्ष में अच्छाइयां बिल्कुल दिखती निश्चित होंगी। तौर पर तो इस तरीके के नेता हैं तो जहां पर उनको निशाने पर लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं। कमलनाथ को निशाने पर लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास उनका पुराना कोई थोड़ा बहुत इतिहास है, इसके अलावा मध्य प्रदेश से जुड़ा उनके पास कुछ नहीं है। जो कुछ भी है यदि इस 15 महीने की सरकार का, तो वो शिवराज सरकार ने, हालांकि BD शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप भी लगाए थे, लेकिन कोई इसके प्रमाण नहीं दिए। तो शिवराज सरकार ने उसको निकालना उचित नहीं समझा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना उचित नहीं समझा कि उनके कोई भ्रष्टाचार, घपले, घोटाले, गड़बड़ियाँ वो जनता के बीच में लेकर आए, वो बताएं। हो सकता है मुख्यमंत्री भले कहते हो कि वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, इतने सारे तबादले किए, लेकिन वो सारी चीज़ें वो जनता के बीच में नहीं लाना चाहते, क्योंकि उसी वल्लभ भवन उन्हें भी बैठना है। तो इसलिए शायद ये बचत का एक खेल वहाँ पर खेला गया होगा। लेकिन इस पूरे मसले में यदि दिग्विजय सिंह को देखें तो दिग्विजय सिंह के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर भाजपा टारगेट करती है। और यदि हम BD शर्मा की बात करें मनोज जी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज भी दावा किया है कि भाजपा 28 की 28 सीटें जीतेगी। और पैकेज में आपने दिखाया है कि उनके जो प्रवक्ता हैं राहुल कोठारी, वो कह रहे हैं कि 28 सीटें तो हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हम कुछ अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि राजनीतिक स्थिति क्या है। चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी वही है, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में यही कि एक प्रवक्ता अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को झुठला रहा है, वो भी तब जबकि कुछ घंटे बचे हुए मतदान के लिए। बिल्कुल। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं राजनीति, तो नेता तरह तरह की बातें हैं, सबको अपनी अपनी बात करनी है, जनता को अपना फैसला देना है। और जिस तरीके से भटनागर जी ने कहा कि जनता वो तमाम 15 साल की भाजपा सरकार का कामकाज, 15 महीने की कमलनाथ सरकार का कामकाज और फिर 7 महीने की शिवराज सरकार का कामकाज देखेगी, अपनी ज़रूरतें देखेगी, उसके क्या मुद्दे हैं जो पर जनता उनको सरकार से जरूर मदद कर सकती है, सरकार उनकी वो क्या विषय हैं जो उनके सुलझने बाकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 14 मंत्री बनाए थे उसमें से अब 2 के इस्तीफे हो गए, उनके क्षेत्रों में क्या क्या विकास कार्य शुरू किए गए हैं। बिल्कुल। विधानसभा जहां चुनाव हो रहे हैं 28 क्षेत्रों में सरकार ने जो बहुत सारे भूमि पूजन शिलान्यास किए हैं, कहीं पर 400 करोड़ का है, कहीं 600 करोड़ का, कहीं 200 करोड़ का है। तो ये तमाम विकास कार्य यदि जनता को दिखते हैं कि वाकई में ये सरकार उनके लिए मददगार है, क्योंकि कमलनाथ सरकार की बात करें तो तब भूमि पूजन शिलान्यास जैसी कोई चीज़ें उस समय की कोई दिखाई नहीं देती है। लेकिन शिवराज सरकार की चूँकि परंपरा है, उनको 15 साल का अनुभव है काम करने का, तो उन्हें जनता को दिखने वाले काम ज़्यादा उनने करके दिए हैं। तो वो चीज़ों का असर यहाँ पर मतदान पे पड़ सकता है। और मुझे लगता है कल मध्य प्रदेश की जनता जिन 28 सीटों की अपना सही निर्णय सुनाएगी। मतलब टिकाऊ बिकाऊ के बीच दिखाऊ भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि क्या दिख रहा है, काम होता हुआ या शिलान्यास की पट्टियाँ। बिल्कुल मनोज जी, जब काम होता है तो दिखता है, यदि काम नहीं हो रहा है तो फिर वो इस तरीके से पोथन्नों में आता है, जिसको वचन पत्र कहते हैं या संकल्प पत्र कहते हैं। अब एक बड़ी चीज़ यहाँ पर मनोज जी हम इतने दिन से बात कर रहे हैं इसमें यह है कि कमलनाथ सरकार जब आई थी तो वो अपने 900 से ज़्यादा वचनों के साथ आई थी। वचन पत्र को उन्होंने अपना मैनिफेस्टो को चीफ सेक्रेटरी को दिया था कि इस पर अमल करना है।
लेकिन इस 7 महीने की शिवराज सरकार आई है, हमने ये नहीं सुनाई दिया कभी कि शिवराज सरकार ने कमलनाथ के वचन पत्र को खारिज किया हो, ये अपना संकल्प पत्र सरकार को दिया हो कि ये भाजपा का संकल्प पत्र है 2018 का, इस पे हमको चलना है। तो अब ये देख लीजिए कि संकल्प और वचनों की स्थिति क्या है। यहाँ पर तो जनता वही देखेगी जो उसकी आंखों के सामने दिख रहा है, उसको देखकर ही वो अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल। उसमें प्रभु एक चीज़ और भी है कि जब इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली तो वो सरकार में आने के बाद जो कोरोना का काल था, लगातार लॉकडाउन के बाद की स्थितियाँ, तो सरकार की प्रायोरिटीज़ बदली हुई थी। तो मुझे लगता है कि सरकार की जब प्राथमिकता बदल जाएगी तो इसलिए अभी तो फिलहाल तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं गया है। और बाकी वाकई में कि रोड मैप क्या है, वो रोड मैप बीजेपी ने आज तक नहीं बताया जी कि वो सरकार में आ गए हैं, अब सरकार में क्या करेंगे। तो अभी तक तो उन्हें ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इस चुनाव में भी उनके जो प्रचार के मुद्दे थे वो भी वो किसी उस चीज़ की बात नहीं कर रहे, केवल उन 28 विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें क्या विकास कार्य करने, केवल उनकी बात की। बिल्कुल, लेकिन दोनों पार्टियों ने इसीलिए चुनाव 28 सीटों का है, तो लेकिन दांव पर पूरा मध्य प्रदेश है। तो ये माना जाए कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वर्तमान सरकार, ये जो आगे 3 साल विकास कार्य करेगी, उन केवल 28 सीटों के लिए जो संकल्प पत्र जारी किया उसी पर अमल करेगी, या बाकी प्रदेश की जो बाकी की सीटें उनका भी ध्यान देगी? बाकी के बारे में भी कोई बात ही नहीं हुई कि बाकी नए सिरे से जब सरकार में अगर रहते हैं स्थायी तौर पे, तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए क्या करेंगे। ये एक जो और आप चीज कह रहे है हैं जी, संकल्प पत्र और पुलिंदा, तो वो संकल्प पत्र और पुलिंदा वाकई में वही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 8 महीने से सरकार चल रही है और उसका कोई ऐसा सेट एजेंडा नहीं है जो पूरे मध्य प्रदेश के लिए हो। हालांकि किसानों के लिए उन्होंने 4,000 रुपये बढ़ाए, वो पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रही है 28 के अलावा भी, लेकिन चर्चा में केवल 28 विधानसभा क्षेत्र। एक और चीज़ बात कही है कमलनाथ ने कि गद्दार कौन है ये तय हुआ इस चुनाव में। और क्योंकि ग्वालियर चंबल में बार बार पूरी कांग्रेस का फोकस था, सबसे ज़्यादा सीटें भी वहीं हैं, और कांग्रेस की फोकस इस बात पर भी ज़्यादा कि सिंधिया को ज़्यादा से ज़्यादा निशाने पर लिया जाए, जाकि वहाँ से बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ना हासिल कर पाए, उस पर कांग्रेस ने काम किया ताकि ये मैसेज दे सके कि जो सिंधिया कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जीत उनके कारण है, वो कांग्रेस की जीत थी। लेकिन अब वो ये भी कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, गद्दार हैं, उनकी कभी वापसी नहीं होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ें उनको बार बार दोहराने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है भटनागर जी, जबकि हमने अतीत में भी देखा है कि सारे राजनीतिक दल यही करते हैं, लेकिन जब वो चुनाव का समय आता है तो वापस भी ले आते हैं उन दागियों को, बागियों को, उनको टिकट भी मिलते हैं। इस चुनाव में भी हमने देखा कि अगर चौधरी राकेश सिंह को छोड़ दिया जाए तो कमोवेश प्रेमचंद गुड्डू या जितने भी लोग कांग्रेस में गए, छोड़कर गए थे, वो वापस आए टिकट लेके फिर मैदान में। तो मनोज क्या है असल में कि जो कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट ये था कि उसके पास चुनाव लड़ाने के लिए अपनी पार्टी के खुद के उम्मीदवार ही नहीं थे 28 सीटों में। तो अब वो करते क्या, भारतीय जनता पार्टी से लेके आए, बहुजन समाज पार्टी से लेके आए, पुराने कांग्रेसी को वापस ले आए। तो कुल मिला के जो कमलनाथ जो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब अब ये इलेक्शन का जो भी नतीजा आ गया, यदि बीजेपी के पक्ष में एक मजबूत सरकार आ गई, तो मुझे नहीं लगता कि अब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ ज़्यादा जोर देंगे, क्योंकि अब वो उम्र के जिस दौर में है भी, तो अभी दिल्ली में तो कोई भविष्य कांग्रेस का वैसे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो मध्य प्रदेश में यदि बने रहते हैं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस में एक नया घमासान हमें अगले 3 सालों में देखने को मिलेगा। और अगर कल वो 28 सीटों पे ही चुनाव जीत जाते हैं तो कमलनाथ तो फिर 3 साल रहेंगे ही मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी बड़े संघर्ष से गुजरना है अगले 3 सालों में। प्रभु जी, संघर्ष की बात हो रही, संघर्ष बड़ा तगड़ा भी है, बसपा भी एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन अब उसकी बात कोई कर नहीं रहा है। कोई सारे बागियों को दोनों दलों ने मना भी लिया, लेकिन अब चूंकि मुद्दा सेट हो गया है, राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को भ्रमित करने के हर हथकंडे अपनाए। चुनाव कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये सबको पता, दर्शक भी जानते हैं। आपने भी कई बार इसका जिक्र किया, कुछ घंटे पहले भी जब हम चर्चा में बैठे थे तब भी आपने विस्तार से बताया। लेकिन आपको लग रहा है कि वाकई की जो जनता जब वोटिंग करने जाएगी तो ये मुद्दे उसके दिमाग में होंगे, या जो उसकी ज़रूरतें हैं कि सड़क की, बिजली की, पानी की, पेंशन की, राशन की, स्कूल की, एजुकेशन की, स्वास्थ्य की? देखिए मनोज जी, जनता जब वोटिंग करने जाती है तो यदि वो अपने बुनियादी ज़रूरतों को लेकर वोट करती तो 1956 से चुनाव हो रहे हैं तो अभी तक सारी समस्याओं का हल हो चुका होता। जनता वोट करती है जातिगत समीकरण पे, जनता वोट करती है अपने समुदाय के लीडर पर, जनता वोट करती है किसी दलगत भावना से। तो जनता का जो वोट है वो तरह तरह से बटा होता है। और यदि हम इस उपचुनाव की बात कर रहे हैं तो आज बहुजन समाज पार्टी ने वो कार्ड खेल दिया है जिसको ये कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की चाबी बसपा ने घुमा दी है। बिल्कुल।
बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने आज वो कह दिया कि वो उत्तर प्रदेश के चुनाव, एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी। और स्वाभाविक तौर पर जो जिस अंचल की हम बात कर रहे हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की, वहाँ पे बिल्कुल बसपा लगा का हुआ ही अच्छा है। खासा प्रभाव है। निश्चित तौर पर 2 सीटें तो ऐसी मानी जा रही हैं जहाँ पे बसपा फाइट में है बहुत अच्छे से, और मुरैना सीट को ये कहा जाता है कि शायद बसपा जीत जाए। जीत जाए। तो उस स्थिति में यदि वहाँ पर वो सपोर्ट करने की बात आ गई है तो उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा, और बसपा का थोकबंद वोट जो पिछली बार कांग्रेस की तरफ गया था वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला जाता है। तो जो स्थिति पिछली बार हुई थी कि सिंधिया को श्रेय मिला, सिंधिया के दम पर यदि 16 सीटें आई थी ग्वालियर चंबल संभाग की, तो हर बार आनी चाहिए थी, केवल पिछले बार ही क्यों आई? तो इसलिए वो जो मतलब करामात हाथी की थी, हाँ, वो बिल्कुल, क्रेडिट हाथ ले गया। तो वो वाला जो है चाबी जो है बसपा ने आज घुमा दी है। अब देखिए उसका क्या असर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक ये कमजोर मान के चल रहे थे कि ग्वालियर चंबल अंचल में कमजोर है भाजपा की स्थिति, टफ फाइट है, तो वो सिनेरियो अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। और आज चूंकि बड़े नेता चुनाव प्रचार से गायब हैं, अब तो गुपचुप डोर टू डोर कैंपेन का दौर चल रहा है, और रात तक रणनीतियां भी बनेंगी। तो अलग अलग समुदाय के लोगों को मनाना, बिल्कुल उनको प्रभावित करना, ये सारे काम अभी चल रहे होंगे। जिस तरीके से एक दूसरी पार्टी पर दोनों दल आरोप भी लगा रहे हैं, तो ये बिल्कुल मान के चलिए कि ये जो सत्ता की चाबी घूम चुकी है, और बसपा का समर्थन यदि उधर जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ज्यों की त्यों बरकरार रहने वाली है, उसको कोई नहीं हटा सकता है। भटनागर जी, सत्ता की चाबी बसपा का जैसे प्रभु जी ने कहा है, तो निश्चित तौर पर क्योंकि बसपा ने समर्थन कांग्रेस को भी दिया था और बीजेपी के साथ भी नजर आ रहे हैं दोनों के दोनों उम्मीदवार, तो अब कोई उलटफेर की संभावना? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मनोज उत्तर प्रदेश में फोकस, सत्ता में यदि वो आ सकती है, सत्ता में ज़्यादा उसका दखल हो सकता है तो उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल। अब अगर वो वहाँ पर, चूंकि इस समय कांग्रेस 4-5वें नंबर की पार्टी है, तो वो किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहेगी कि कांग्रेस का मतलब प्रभाव बढ़े, क्योंकि अगर वो प्रभाव उत्तर प्रदेश में बढ़ता है या कहीं भी किसी भी तरह से बढ़ता है तो इसका नुकसान, खामियाजा जो है वो मायावती को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आमतौर पर वो उपचुनाव लड़ना पसंद नहीं करती थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ सीटें अगर जीत सकती है बहुजन समाज पार्टी, तो कई सारी सीटों पर कांग्रेस का गणित गड़बड़ा कर सकती है। बिल्कुल। तो वो मुझे ज़्यादा संभावना लगती है, और ऐसा भी लगता है कि कोई ट्यूनिंग भी शायद मायावती और बीजेपी के बीच हो। बिल्कुल। अब हमारा गणित तो ये कह रहा है कि इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाए, क्योंकि समय पर इजाज़त नहीं देना है। तो आप दोनों का बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार से आपने विस्तार से बताया। तो निश्चित तौर पर कुछ घंटे बाद जब वोटिंग होना है, मुद्दे तय हैं, मतदाता का माइंडसेट तय है, राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बातें रखने की कोशिश की, मुद्दों को घुमाने की कोशिश की, कई बार कुनेन जो है उन्होंने चाशनी में लपेट के खिलाने की कोशिश की, लेकिन सब के बीच मतदाता जागरूक है, होशियार है, उसको पता है कि उसकी भलाई किस में है। तो जब वो कल वोट करने जाएगा तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखेगा, और उसके दिमाग में कई सारे जो खबरें आ रही हैं कि शराब बांटी गई हैं, पैसा बांटे गए हैं, साड़ी बांटी गई हैं, इन सब से इतर हटकर वो अपने ज्वलंत मुद्दों को सोचकर वोट करेगा। तो इससे लोकतंत्र का भी भला होगा, प्रदेश का भी भला होगा और वोटरों का भी भला होगा। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।